Good evening, everyone. I welcome you all to the official YouTube channel of ज्ञान गुरुकुल सफलता की नई उड़ान। तो जैसा कि आपको पता है, ट्यूसडेज, थर्सडेज एंड सैटरडेज को जो है हम अपना जो स्टैटिक वाला कंपोनेंट है वो कवर करते हैं, एंड मंडेज वेंसडेज एंड फ्राइडेज को हम करंट अफेयर्स कवर करते हैं। कल वाला करंट अफेयर्स का वीडियो डिले हो गया था, नेटवर्क इश्यूज थे, कुछ नेटवर्क शटडाउन था यहाँ पर बनारस में, तो इस वजह से अपलोड नहीं हो पाया था। आज मैंने वो 6 बजे के करीब, 6:15 के करीब जो अपलोड कर दिया है। यू कैन फाइंड इट इन द प्लेलिस्ट। नोटिफिकेशन भी आ गया होगा अगर आपने सब्सक्राइब करा है। अगर आपने नहीं करा है, आई वुड रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब सो दैट यू स्टे एट द टॉप ऑफ योर गेम। आज का जो स्टैटिक का वीडियो है उसमें हम साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन यानी कि सार्क को डिस्कस करेंगे। कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स और इम्पोर्टेंट डिटेल्स देखेंगे। तो फॉर्मेशन की बात की जाए, 8 दिसंबर 1985 को फाउंड किया गया सार्क इन ढाका, बांग्लादेश। मैप में अगर आप देखें तो ये जो डार्क ब्लू कंट्रीज हैं ये सारी सार्क की मेंबर्स हैं, और ये जो पर्पलिश लाइटिश लाइलैक कलर में कंट्रीज आपको दिखाई दे रही हैं, दे होल्ड ऑब्जर्वर स्टेटस अंडर सार्क। तो इनिशियल मेंबर्स कौन कौन से थे? बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान एंड श्रीलंका। इनिशियली 7 मेंबर्स थे। अफगानिस्तान बिकेम द 8th मेंबर इन 2007। क्यों बनाया गया ये फोरम? ये फोरम इसलिए बनाया गया ताकि रीजनली साउथ एशिया में जो है कोऑपरेशन और डेवलपमेंट को जो है प्राइमरी फोकस दिया जा सके। एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है ताकि साउथ एशियन नेशंस के बीच में जो है कोलैबोरेट किया जा सके डेवलपमेंट को फोकस में रखते हुए। हेडक्वार्टर्स कहाँ है? काठमांडू, नेपाल में। मेंबर कंट्रीज आज की डेट में 8 हैं। 9 ऑब्जर्वर कंट्रीज हैं: ऑस्ट्रेलिया, चाइना, यूरोपियन यूनियन, ईरान, जापान, मॉरिशस, म्यांमार, साउथ कोरिया एंड यूएसए। ऑफिशियल लैंग्वेज है इंग्लिश। और करंट सेक्रेटरी जनरल जो है वो है गोलम सरवर, जो कि बांग्लादेश के हैं, एंड ही अज्यूम्ड ऑफिस ऑन द 4th of March 2023। ही इज द इनकम्बेंट करंट सेक्रेटरी जनरल ऑफ सार्क। ऑब्जेक्टिव्स: रीजनल कोऑपरेशन प्रमोट करनी है अक्रॉस ऑल डायमेंशंस, चाहे वो सोशल हो, इकोनॉमिक हो, कल्चरल हो, एनवायरमेंटल हो, टेक्निकल हो, ताकि म्यूचुअल ट्रस्ट और क्वालिटी ऑफ लाइफ को इन्हांस किया जा सके। इकोनॉमिक ग्रोथ को एक्सेलरेट करना है और सोशल प्रोग्रेस करनी है। राइट आपके जो सोशल इश्यूज जैसे पावर्टी, इलिटरेसी, नेचुरल डिजास्टर्स, पब्लिक हेल्थ, कलेक्टिव एक्शन लेकर इन इश्यूज को जो है कॉम्बैट करना है। रिलेशनशिप्स को स्ट्रेंथन करना है सो दैट पीस और स्टेबिलिटी लाई जा सके साउथ एशियन रीजन में। और साथ ही साथ ट्रेड को इंक्रीज करना है, इकोनॉमिक इंटीग्रेशन जो है उसको इम्प्रूव करना है, एक्सटर्नल मार्केट्स पे अपनी डिपेंडेंसी कम करने के लिए। हम खुद में ही सेल्फ सफिशिएंट हो, आत्मनिर्भर हो, हमें बाहर से किसी भी चीज़ की ज़रूरत ना पड़े। तो उसको जो है रिड्यूस करने के लिए, आत्मनिर्भरता को प्रमोट करने के लिए ये फोरम बनाया गया। की सार्क बॉडीज और स्ट्रक्चर्स की बात करें तो सार्क का सेक्रेटेरिएट काठमांडू, नेपाल में है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो है उसमें फॉरेन मिनिस्टर्स जितने भी हैं, 8 मेंबर स्टेट्स के, वो होते हैं, एंड ये पॉलिसीज और रिव्यूज जो है बनाते हैं सार्क के वर्क के। स्टैंडिंग कमेटी जो है उसमें फॉरेन सेक्रेटरीज आते हैं मेंबर कमिटीज़ के, एंड जो वर्क चल रहा है और किस तरह से काम चल रहा है उसे ओवरसी करते हैं। एक टेक्निकल कमेटी है जो कि स्पेसिफिक सेक्टर्स को देखने के लिए बनाई गई है, चाहे एग्रीकल्चर हो, चाहे एनवायरनमेंट, एनर्जी, एजुकेशन, ट्रांसपोर्ट, ऐसे अलग अलग स्पेशलाइज सेक्टर्स के लिए एक टेक्निकल स्पेशलाइज कमेटी, एक्सपर्ट कमेटी बनाई जाती है। और लास्टली आती है प्रोग्रामिंग कमेटी, जो कि आपका फाइनेंसेस को जो है देखती है, बजट और उसके एलोकेशन और इन सब चीज़ों को देखती है। ये कुछ सार्क समिट्स हैं, उनके की आउटकम्स और अचीवमेंट्स हैं। पहला समिट ढाका में ही हुआ था जहाँ पे फॉर्मेशन हुई थी, तो ऑफिशियल लॉन्च ऑफ सार्क था। सेकेंड समिट बेंगलुरु, इंडिया में हुआ था, पावर्टी एलिविएशन और रीजनल इकोनॉमिक कोऑपरेशन पे बात हुई थी। थर्ड समिट नेपाल में सार्क की जो रीजनल कन्वेंशन है सप्रेशन ऑफ टेररिज्म में, वो अडॉप्ट की गई थी। चौथा समिट इस्लामाबाद, पाकिस्तान में हुआ, जहाँ पे ट्रेड और इकोनॉमिक कोऑपरेशन और कल्चरल और इन्फॉर्मेशन शेयरिंग की बात की गई। करते करते 18 समिट अगेन काठमांडू, नेपाल में हुआ था, जहाँ पे अगेन पावर्टी एलिविएशन, रीजनल ट्रेड, इंफ्रास्ट्रक्चर, कनेक्टिविटी की बात की गई। साफ्टा जो कि ट्रेड अग्रीमेंट है सार्क का, तो उसे जो है रिन्यू करने की बात की गई। 19 समिट जो है वो पाकिस्तान में होना था, बट इट गॉट कैंसल्ड, एंड सिंस देन जो है कोई भी समिट जो है सार्क का नहीं हुआ है। तो 19 समिट पाकिस्तान में जो कैंसिल हो गया था। राइट इसमें इंडिया में कौन कौन से समिट्स हुए हैं? सेकेंड समिट, देन
8th summit, then 14th summit, right? Yeah, these are the summits जो इंडिया में हुए हैं. Okay, moving on. इकोनॉमिक और ट्रेड इनिशिएटिव्स की बात की जाए जो साफ्टा, जो साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया है, जो कि 2006 में बनाया गया था इंट्रा रीजनल ट्रेड को प्रमोट करने के लिए, ताकि टैरिफ्स को रिड्यूस किया जा सके और वायबिलिटी जो है उसकी बढ़ाई जा सके ट्रेड की. तो 0 to 5% लोअर करने की बात हुई है टैरिफ्स को ऑन गुड्स विच आर ट्रेडेड अमंग सार्क मेंबर्स. फिर सार्क डेवलपमेंट फंड है जो कि 2008 में लॉन्च किया गया. इंफ्रास्ट्रक्चर, सोशो इकोनॉमिक प्रोजेक्ट्स के लिए मेंबर कंट्रीज को सपोर्ट, फाइनेंशियल सपोर्ट देने की बात करता है प्रोजेक्ट. फिर है सार्क अग्रीमेंट ऑन ट्रेड इन सर्विसेज, सैटिस. ये सैटिस क्या करता है? इट इज साइन टू लिबरलाइज ट्रेड इन सर्विसेज अमंग द मेंबर कंट्रीज इंक्लूडिंग हेल्थ, एजुकेशन एंड बैंकिंग सेक्टर्स. साफ्टा, सार्क प्रेफरेंशियल ट्रेडिंग अग्रीमेंट, ये साफ्टा से पहले का अग्रीमेंट था, 1993 में आया था, जहाँ पे टैरिफ कंसेशंस की बात हो रही थी. सोशियो कल्चरल इनिशिएटिव्स की बात की जाए, एक सार्क सोशल चार्टर है जहाँ पे ह्यूमन डेवलपमेंट, पॉवर्टी एलिविएशन, जेंडर इक्वालिटी, इन सब चीज़ों की बात की जाती है. एक सार्क फूड बैंक है जहाँ पे फूड सिक्योरिटी और नेचुरल कैलामिटीज़ में किस तरह से आपने लोगों के साथ डील करना है, किस तरह से बफर स्टॉक जो है उसको यूटिलाइज करना है, वो सब की डील करता है. फिर है सार्क डिज़ास्टर मैनेजमेंट सेंटर, जो कि मेंबर कंट्रीज़ को किस तरह से डिज़ास्टर्स जो आपके हैं जैसे अर्थक्वेक्स, फ्लड, साइक्लोन, सुनामीज, इनसे कैसे डील करना है उसकी ट्रेनिंग वगैरह देता है. फिर है सार्क कल्चरल सेंटर जहाँ पे प्रेजर्वेशन एंड डिसेमिनेशन ऑफ साउथ एशियन कल्चर, हेरिटेज एंड आर्ट्स की बात होती है. और लास्ट में एजुकेशन एंड यूथ प्रोग्राम्स, जहाँ पर स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स, यूथ एक्सचेंज और एकेडमिक नेटवर्क्स को प्रमोट किया जाता है ताकि रीजनल आइडेंटिटी और नॉलेज शेयरिंग को बढ़ावा दिया जा सके. तो डिटेल में बात कर लेते हैं. साफ्टा की बात करते हैं. 2006 में बनाया गया रीजनल ट्रेड को प्रमोट करने के लिए, टैरिफ्स को रिड्यूस करने के लिए. लेकिन पॉलिटिकल टेंशन्स हैं, कॉम्प्लेक्स ट्रेड पॉलिसीज़ हैं, तो ये कुछ चैलेंजेस हैं. सार्क डेवलपमेंट फंड 2005 में बनाया गया. पर्पस अगेन सोशो इकोनॉमिक और इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स के लिए फंडिंग देना, फाइनेंशियल फंडिंग देना. पावर्टी एलिविएशन, लाइवलीहुड इंप्रूवमेंट और रीजनल इंटीग्रेशन जो है ये इसके प्रायोरिटी एरियाज हैं. 3 विंडोज़ हैं, सोशल विंडो, इकोनॉमिक विंडो, इंफ्रास्ट्रक्चर विंडो. सार्क फूड बैंक 2007 में बनाया गया फूड सिक्योरिटी को प्रमोट करने के लिए, हंगर और मैल न्यूट्रिशन से फाइट करने के लिए, और किस तरह से नेचुरल डिजास्टर्स में जब फूड की शॉर्टेज होती है उसके साथ डील करना है. बफर स्टॉक मेंटेन करती हैं मेंबर कंट्रीज, किस तरह से एसेंशियल फूड ग्रेन्स का, वो सब इसके अंडर है. सोशल चार्टर 2004 में आया. हेल्थ, पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन, पावर्टी रिडक्शन, जेंडर इक्वालिटी, देन आपका और भी मतलब जितना ह्यूमन डेवलपमेंट, ये सब चीज़ें इसके अंडर आती हैं, राइट. रीजनल सेंटर्स की बात की जाए तो सार्क का एग्रीकल्चर सेंटर बांग्लादेश में है, डिजास्टर मैनेजमेंट सेंटर इंडिया में है, एनर्जी सेंटर पाकिस्तान में है, राइट. तो ये रीजनल सेंटर्स स्पेसिफिक एक्सपर्ट एरियाज पे काम करते हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम करते हैं, कैपेसिटी बिल्डिंग का काम करते हैं. सार्क डिजास्टर मैनेजमेंट सेंटर 2006 में इस्टेब्लिश किया गया था, लेकिन 2016 में दोबारा से रिकॉन्स्टिट्यूट किया गया डिजास्टर प्रिवेंशन के लिए, डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस के लिए, रिस्पॉन्स के लिए एंड रिहैबिलिटेशन के लिए, राइट. सार्क अग्रीमेंट ऑन रैपिड रिस्पॉन्स टू नेचुरल डिजास्टर्स 2011 में साइन किया गया अग्रीमेंट, और एक रीजनल मैकेनिज्म सेटअप करता है सो दैट हम जल्दी से जल्दी जो है नेचुरल डिजास्टर्स के साथ डील कर सके, उसको रिस्पॉन्स कर सके, जॉइंट ऑपरेशंस रन कर सके, रिसोर्सेज को शेयर कर सके, टेक्निकल एक्सपर्टीज को शेयर कर सके, और फास्टर मोबिलाइजेशन ऑफ असिस्टेंस कर सके सो दैट जो हमारा लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी है वो मिनिमाइज किया जा सके. 2014 में इंडिया ने प्रपोज किया था सार्क सैटेलाइट, जो कि लॉन्च किया गया 2017 में. एंड ये फ्री टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज देती है, ब्रॉडकास्टिंग सर्विसेज देती है, डिजास्टर मैनेजमेंट सर्विसेज देती है सारी सार्क कंट्रीज को एक्सेप्ट पाकिस्तान, जिसने ऑप्ट आउट किया ऑब्वियसली फॉर सिक्योरिटी रीजन. इंडिया लॉन्च कर रही थी तो कुछ ना कुछ तो दिक्कत रहेगी. फिर सार्क वीज़ा एग्जेम्पशन स्कीम है जो कि 1992 में लॉन्च की गई थी, सो दैट सर्टन कैटेगरीज ऑफ पीपल जो हैं वो मेंबर कंट्रीज में बहुत आसानी से मूव कर सके, जैसे डिप्लोमैट्स हैं, जर्नलिस्ट हैं, बिजनेसमैन हैं, स्पोर्ट्स ऑफिशियल्स हैं, बाकी लोग हैं. तो जिन इंडिविजुअल्स के पास ये वीज़ा एग्जेम्पशन स्टिकर होगा उनको वीज़ा जो है परचेज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी जिस कंट्री में वो विजिट कर रहे हैं इस रीजन के अंदर. सार्क कल्चरल कोऑपरेशन, कल्चरल एक्सचेंजेस और रीजनल हार्मनी और अंडरस्टैंडिंग को बिल्ड करने की बात करते हैं. श्रीलंका में लोकेटेड है.
और बहुत सारे फेस्टिवल्स, वर्कशॉप्स और एग्जीबिशंस ऑर्गेनाइज करवाता है। सार्क फिल्म फेस्टिवल ऑर्गेनाइज होता है, एक एनुअल इवेंट है जहाँ पर मेंबर स्टेट्स अपनी फिल्म्स जो है शोकेस करती हैं। सार्क एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज 2008 में लॉन्च किया गया। किस तरह से क्लाइमेट चेंज के साथ अडेप्ट करना है और उसको मिटिगेट करना है, डिजास्टर रिस्क रिडक्शन की बात हुई, राइट। दिस इज अंडर द यूनाइटेड नेशंस डिजास्टर रिस्क रिडक्शन गाइडलाइंस, DNR, जो कन्वेंशन है यूनाइटेड नेशंस की, ह्यूगो फ्रेमवर्क के अंडर। रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज को डेवलप करना है, और जो वल्नरेबल एरियाज है, हिमालयाज और कोस्टल रीजन्स, इनको कैसे हमने मॉनिटर करना है और इनको प्रिवेंट करना है इम्पैक्ट होने से। सार्क यूथ चार्टर 2008 में साइन किया गया, जहां पर यूथ पार्टिसिपेशन को प्राइमरीली फोकस किया गया रीजनल डेवलपमेंट के लिए। तो एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट, एम्प्लॉयबिलिटी, लीडरशिप इनिशिएटिव्स, ये सब इसके अंडर कवर होता है। सार्क ट्यूबरकुलोसिस एंड HIV एड्स सेंटर, जो कि 1992 में इस्टेब्लिश किया गया काठमांडू, नेपाल में। नाम से ही पता लग रहा है ट्यूबरकुलोसिस और HIV एड्स जो है उसको प्रिवेंट और कंट्रोल करने का एक इनिशिएटिव है। तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन्स, ये सब चीज़ें जो है या इस सेंटर के थ्रू रन की जाती हैं। सार्क एनर्जी सेंटर अभी पीछे पड़ा था स्पेशलाइज सेंटर, तो 2006 इस्लामाबाद पाकिस्तान में इस्टेब्लिश किया गया। एनर्जी कोऑपरेशन, क्लीन और अफोर्डेबल एनर्जी को इम्प्रूव करना और प्रमोट करना, राइट। तो कैसे ऑल्टरनेटिव एनर्जी सोर्सेज जो हैं उनको स्टडी करना और प्रमोट करना, एनर्जी एफिशिएंसी प्रोग्राम्स जो है वो डेवलप करने, सो दैट हम कंजम्पशन भी रिड्यूस कर सकें अपनी एनर्जी की, और एमिशंस भी रिड्यूस कर सकें। सार्क अग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड सर्विसेज सैटिस 2010 में साइन किया गया, ताकि हम मेंबर कंट्रीज में ट्रेड को लिबरलाइज कर सकें, स्पेशली सर्विसेज सेक्टर में, टेलीकम्युनिकेशंस, ट्रांसपोर्ट, एजुकेशन, हेल्थ केयर, इस सब सेक्टर में। अचीवमेंट, साफ्ता ने टैरिफ रिडक्शंस जो हैं, जो उसका एम था वो कुछ हद तक जो है रिड्यूस करा था। मोर ओवर टेलीमेडिसिन, एग्रीकल्चरल रिसर्च, क्लाइमेट चेंज, ये सब सार्क के अंडर जो है बहुत सारे कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट्स लिए गए हैं। जो सार्क रीजनल कन्वेंशन था सप्रेशन ऑफ टेररिज्म 1987, कौन सी सार्क उसमें आया था, समिट में आया था, पीछे पड़ा ना अभी, थर्ड समिट जो काठमांडू नेपाल में हुआ था 1987 में, उसमें ये अग्रीमेंट साइन किया गया था। ह्यूमन ट्रैफिकिंग को, ड्रग स्मगलिंग को, सबको जो है इस कन्वेंशन के थ्रू देखा जाता है। वीज़ा एग्जेम्पशन स्कीम इज़ अनदर अचीवमेंट। और जो HIV है, जो ट्यूबरकुलोसिस, मलेरिया के साथ जो हमारा रिस्पॉन्स है, और जो स्पेशलाइज सेंटर बनाया गया है काठमांडू नेपाल में, अगेन दैट इज़ एन अचीवमेंट। चैलेंजेस, पॉलिटिकल टेंशन है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, जिसकी वजह से जो है फंक्शंस को इम्प्रूव नहीं किया जा पा रहा है। इंट्रा रीजनल ट्रेड बहुत कम है। इंट्रा EU ट्रेड जो है 67% ऑफ द टोटल ट्रेड है, लेकिन इंट्रा सार्क ट्रेड कितना, ऑलमोस्ट अराउंड 5%। इम्प्लीमेंटेशन में डिलेज आ जाते हैं, रीजनल कनेक्टिविटी बहुत पुअर है, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत पुअर, ट्रांसपोर्टेशन लेन्स नहीं है, ट्रेड फैसिलिटेट नहीं हो पा रहा है, तो उस वजह से जो है थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। कोविड-19 में जो है कोविड-19 इमरजेंसी फंड बनाया गया सार्क के अंडर, जहाँ पे 10 मिलियन जो है कंट्रीब्यूट किया गया इंडिया के थ्रू। क्लाइमेट चेंज को फोकस करते हुए जो है डिजास्टर रेजिलियंस और क्लाइमेट मिटिगेशन स्ट्रैटेजीज पे ज़्यादा अच्छी तरह से काम किया जा रहा है, और एफर्ट्स चल रहे हैं कि सार्क को रिवाइव किया जाए। अगर आपने देखा हो 2014 के बाद कोई समिट नहीं हुआ है। 2019 में जो 19 समिट होना था पाकिस्तान में, वो कैंसिल हो गया था। तो रिवाइव करने की जो है कोशिश की जा रही है, अपने फ्रेमवर्क को रीवैल्यूएट करके और मिशन को जो है रीस्ट्रक्चर करके, सो दैट रीजनल कोऑपरेशन जो है उसको ऑगमेंट किया जा सके, इन्हांस किया जा सके। तो ये कुछ की स्टेटिस्टिक्स हैं सार्क रीजन की, इसको पढ़ने की मतलब मुझे बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऑब्जर्वर स्टेटस में ऑलरेडी आपको 9 स्टेट्स को ऑब्जर्वर स्टेटस मिला है, ये हम पढ़ चुके हैं इनिशियल वाली स्लाइड में। तो आई टेक अ 5 सेकेंड पॉज है, यू कैन गो थ्रू दिस, राइट। कुछ नहीं समझ आता, यू आर फ्री टू आस्क इन द कमेंट सेक्शन। इंगेज किया करो, मुझे भी पता लगे कितना समझ आ रहा है, कितना समझ नहीं आ रहा है। ओके, मूविंग फर्दर। तो ये कुछ फ्यूचर है कि पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स को एड्रेस करे, पब्लिक हेल्थ को प्रमोट करे, क्लाइमेट चेंज को टैकल करे, और रीजनल कनेक्टिविटी पे फोकस करे, जैसे BBIN इनिशिएटिव है उस पर फोकस करे। इंडिया का रोल, इंडिया फाउंडिंग मेंबर रह चुका है सार्क का, और इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन भी बहुत ज़्यादा रह चुकी है।
ठीक है। लार्जेस्ट इकोनॉमी है सार्क रीजन में, 80% ऑफ द रीजन जीडीपी इंडिया से ही है। और सार्क कंट्रीज के साथ जो इंट्रा रीजनल जो ट्रेड है, तो इंट्रा सार्क जो ट्रेड है स्टिल लो है एज कम्पेयर टू अदर ग्रुपिंग्स, बट इसको जो है ऑगमेंट किया जा सकता है। फाइनेंशियल असिस्टेंस की बात करें तो सार्क डेवलपमेंट फंड, जो कोविड फंड बना था इमरजेंसी फंड, उसमें भी इंडिया ने कंट्रीब्यूट करा था। 18 सार्क समिट 2014 में जो हुआ था, वहाँ पे इंडिया ने कहा था कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और इकोनॉमिक इंटीग्रेशन के लिए 1 बिलियन जो है देंगे, राइट। सिक्योरिटी और काउंटर टेररिज्म मेजर्स में इंडिया जो है बहुत अच्छा कंट्रीब्यूट करता है सार्क को। आपका जो सप्रेशन और टेररिज्म है, तो इंडिया ने ही वो एफर्ट्स जो है वो लीड किए थे ताकि ये इस्टेब्लिश किया जा सके, लेकिन पाकिस्तान के साथ अगेन पॉलिटिकल टेंशन्स आ जाती हैं, तो इंडिया का जो थोड़ा सा इम्पैक्ट है वो कम हो जाता है, राइट। इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कनेक्टिविटी इनिशिएटिव्स, जो सार्क मोटर व्हीकल्स एग्रीमेंट है या रीजनल रेलवेज एग्रीमेंट है, जहाँ पे जिसके थ्रू हम फ्री मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड पीपल्स अक्रॉस बॉर्डर की बात करते हैं। इंडिया ने BBIN इनिशिएटिव को भी जो है इम्प्रूव करने की बात करी है। मोर ओवर जो एनर्जी कोऑपरेशन को लेकर जो आपका फ्रेमवर्क साइन हुआ है, अगेन इंडिया उसको सपोर्ट करता है। ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस की बात करें तो कभी भी किसी भी कंट्री में ज़रूरत पड़ती है तो इंडिया कभी भी पीछे नहीं हटता। अभी मॉलडीव के साथ हमने पढ़ा ना कि कैसे हमने करेंसी स्वैप और रुपे कार्ड लॉन्च करने की बात करी, आज ही के करंट अफेयर्स वीडियो में पढ़ा है जो आज अपलोड करा है। तो कहीं पे अर्थक्वेक आया है, कहीं पे सुनामी आई है, तो इंडिया इज नेवर बैक्स अवे फ्रॉम ऑफरिंग ह्यूमैनिटेरियन एड। पब्लिक हेल्थ और एजुकेशन की अगर बात की जाए तो कोविड में इंडिया ने वैक्सीन्स जो है प्रोवाइड करे थे अपने आसपास वाले रीजन्स को। साथ ही साथ सार्क के जो हेल्थ इनिशिएटिव्स हैं वहाँ पे इंडिया अपनी एक्सपर्टीज़ देता है, पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने में हेल्प करता है। एजुकेशन और कैपेसिटी बिल्डिंग में टेलीमेडिसिन के थ्रू, पब्लिक हेल्थ के थ्रू, स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स के थ्रू पार्टिसिपेट करता है। कल्चरल डिप्लोमेसी, सागर इनिशिएटिव इंडिया का, दैट इज अ पार्ट ऑफ कल्चरल डिप्लोमेसी, ठीक है। तो इंडिया उस कल्चरल एक्सचेंजेस को प्रमोट करता है सार्क के थ्रू। हमारी कॉमन हेरिटेज है बहुत सारी कंट्रीज़ के साथ, नेपाल के साथ हिंदुज़म की हेरिटेज है, भूटान और श्रीलंका के साथ हमारा बुद्धिज़्म का है, पाकिस्तान और बांग्लादेश तो कहीं ना कहीं पहले प्री इंडिपेंडेंस से पहले हमारा ही पार्ट थे। अफ़गानिस्तान में इंडिया ने हमेशा अफ़गानिस्तान की डेवलपमेंट को प्रमोट करा है। तो इंडिया जो है कल्चरल डिप्लोमेसी को हमेशा से जो है वो प्रमोट करता है। क्लाइमेट चेंज एंड डिजास्टर मैनेजमेंट में अगर आपको पता हो, अभी हमने पढ़ा डिजास्टर मैनेजमेंट सेंटर कहाँ पर है सार्क का, इंडिया में ही है। मोर ओवर जो सार्क सैटेलाइट लॉन्च की गई है 2017 में, उसका एक पर्पस है डिजास्टर मैनेजमेंट को मॉनिटर करना। तो इंडिया ने इज एट द फोर फ्रंट ऑफ ऑल दीज एक्टिविटीज। लेकिन चैलेंजेस हैं, इंडिया पाकिस्तान टेंशन्स है, इंट्रा रीजनल ट्रेड बहुत पुअर है। मोर ओवर इंडिया की जो रीजनल पार्टनरशिप्स हैं सार्क के बाहर, बिम्स्टेक के थ्रू या क्वाड के थ्रू या किसी और चीज़ के थ्रू जो कमिटमेंट्स हैं इंडिया की, वो बहुत ज़्यादा है, जिस वजह से कहीं ना कहीं सार्क साइडलाइन हो जाता है। कोविड-19 में इंडिया ने बहुत अच्छा जो रोल है वो प्ले किया। वैक्सीन मैत्री इनिशिएटिव था जहाँ पे इंडिया ने वैक्सीन्स प्रोवाइड करे सार्क नेबर्स को। साथ ही साथ ह्यूमैनिटेरियन एड की भी बात करी, खाना और मेडिकल PPEs जो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स थे ये सब भी प्रोवाइड करे। फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स, चाइना के बढ़ते अग्रेशन को ध्यान में रखते हुए सार्क नेशंस का रोल और बढ़ जाता है उसे कंट्रोल करने के लिए। ऑल्दो चाइना के साथ बाकी सबके भी अच्छे टाइज हैं, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे श्रीलंका हो, चाहे वो बांग्लादेश हो, चाइना इज इनफिल्ट्रेटिंग ऑल दीज कंट्रीज एंड कहीं ना कहीं इंडिया पे प्रेशर बन रहा है। बट फॉर रीजनल पीस एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन इट इज़ इम्पॉर्टेंट। एंड जो फोकस शिफ्ट हो रहा है बिम्स्टेक, क्वाड और इन सब ऑर्गेनाइजेशंस की तरफ, उसे भी बढ़ाना है, लेकिन साथ साथ सार्क को नज़रअंदाज नहीं करना है। सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। आई होप लेक्चर समझ आया। कुछ इतना तो था नहीं लेक्चर में, बट ठीक है, फैक्ट्स एंड फिगर्स थे। किसी भी कंपेटिटिव एग्जाम में स्टैटिक का पोर्शन तो रहता ही रहता है, तो कहीं से भी कुछ भी सवाल पूछा जा सकता है। एंड यही कोशिश थी कि आप जितना कवर कर सके 15-20 मिनट के टाइम में उतना कवर कर लें। आने वाले टाइम में हम नोबेल प्राइज़, आसियान, बिम्स्टेक, आसियान, आपका ब्रिक्स, बिम्स्टेक, BBIN और ये सब चीज़ें भी कवर करेंगे, G20।
तो घबराइएगा मत, हमारे साथ बने रहिए। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। घंटी का बटन जरूर दबाइए सो दैट वी स्टे एट द टॉप ऑफ योर गेम। डू नॉट फॉरगेट टू कमेंट, डू शेयर विद योर नियर एंड डियर वंस। एंड किसी भी क्वेरी के लिए आप वॉक इन कर सकते हैं साइंस कॉलेज के सामने, अम्ब वाली गली में, स्प्रिंगडेल स्कूल के पास। अदरवाइज आप दिए गए नीचे नंबर पर कॉल कर सकते हैं। स्टडी मटेरियल, टेस्ट सीरीज, फिजिकल टेस्ट की तैयारी कैसे करनी है, फ्री डेमो क्लासेस जो है सब दिया जाता है, डाउट क्लासेस, एवरीथिंग इज प्रोवाइडेड। प्लीज फील फ्री टू रीच आउट टू अस, and thank you very much. Have a good evening. I will see you all tomorrow.